पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का ये मशहूर मंदिर सदियों से ये मंदिर शहर की सबसे बड़ी पहचान रहा है। गुरु गोरखनाथ के सैकड़ों बरस पुराने इस मठ में कई योगी रात और दिन योग साधना में लीन रहते हैं। लेकिन इस मठ में एक योगी ऐसा भी रहता है जो बन जाता है राजयोगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और अब गोरखनाथ मठ के अगले महंत भी हैं। लेकिन इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे उग्र हिंदूवादी नेता की मानी जाती है जो राजनीति के बिसात पर अपने आग बरसाते बयानों के चलते आज हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोपों को लेकर वो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। लेकिन योग साधना हो या फिर देश और प्रदेश की राजनीति, योगी आदित्यनाथ ने लगातार 5 बार चुनाव जीतकर यह भी साबित किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के वही है सबसे बड़े दबंग। हम लोगों को नोटिस इस आधार पर दी जा रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट रवैये के खिलाफ इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर न बोलें। योगी आदित्यनाथ आज अपनी पार्टी बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। लेकिन वो महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि गुरु गोरक्षनाथ पीठ के वारिस भी हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व गिरी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि कैसे योग और साधना में लीन रहने वाला ये योगी सत्ता की दहलीज पर पहुंचकर बन गया राज योगी। आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। भारत माता की भारत माता की राम जन्मभूमि की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्म। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में है और साथ ही वो मुसीबत में भी घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेश पर उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान नोएडा समेत 5 रैलियों में योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप सही पाया गया है। जहां पर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हो, मां बहनों की इज्जत सुरक्षित न हो, जहां सत्ता के संरक्षण में माफिया और अपराधी और भ्रष्ट तत्व पनप रहे हों, जहां पर कानून व्यवस्था की ध्वजियां सत्ताधारी दल के मंत्री, सांसद और विधायक स्वयं उड़ा रहे हों, समझ लीजिए वो उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर को बदलने के लिए हम सबको प्रशासन और शासन के इस तानाशाही पूर्ण और लोकतांत्रिक कदमों का विरोध करने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर सांप्रदायिक भावना भड़काने के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ नोएडा और लखनऊ में अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को लखनऊ में रोक के बावजूद रैली करने पर पुलिस ने उनके खिलाफ
अलग से एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन मामला आपके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। लाख बार दर्ज करें, 10 बार करें और बार करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसको फेस करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आखिर केवल एफआईआर दर्ज कर देने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमारा पक्ष को भी तो सुना जाएगा कि आप जो है एकदम फांसी के फंदे पे किसी को लटकाएंगे, हमारे पक्ष को नहीं सुनेंगे। क्यों हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, ये भी तो कारण सामने आना चाहिए। और फिर हमसे भी पूछा जाना चाहिए कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है क्या ये सही है या गलत है। हम भी तो अपने तथ्य वहां पे रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी तो अपना पक्ष वहां पे रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में क्या उसे अपनी सभा करने का अधिकार है या नहीं है। इससे पहले भी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी की नई टीम में वरुण गांधी के बजाय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी गई है। हिंदुत्व के अपने एजेंडे को लेकर मशहूर रहे योगी आदित्यनाथ उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो हिंदुत्व के अपने उग्र विचारों को लेकर खुलेआम अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें पहली बार प्रदेश स्तर पर बड़ा दायित्व सौंपा है। भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय जब हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक ही नहीं हैं, बल्कि संसद में पार्टी का चेहरा भी बन चुके हैं। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान सांप्रदायिक हिंसा पर बोलने के लिए योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से बोलने वालों में सबसे आगे थे। दरअसल उम्मीद ये थी कि बीजेपी इस मुद्दे पर किसी उदारवादी नेता को ही सामने लेकर आएगी, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के आरोप पर विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को ही मैदान में उतारा था। कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को देगा। उस आदमी को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। बीजेपी में सारे राजनीतिक नेता उत्तर प्रदेश में पीछे धकेल दिए गए हैं और बदजुबानी और उन्माद और उत्पात पैदा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भड़कावेपूर्ण भाषण देने के लिए पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के दौरान विपक्षी दल लगातार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते रहे हैं और आखिरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने विवादित भाषण दिए हैं। उनके विवादों का सिलसिला उतना ही पुराना है जितना पुराना गोरखपुर में उनकी सियासत का सफर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से लगातार 5वीं बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, कोई भी राजनीतिक दल अभी तक उनके खिलाफ यहां कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ विकास के साथ साथ कट्टर हिंदू एजेंडे को भी अपना हथियार बनाए हुए हैं, लिहाजा कई बार विरोधी गोरखनाथ मठ का सियासी इस्तेमाल करने का आरोप भी उनके ऊपर लगाते रहते हैं। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो, जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं इनको पूरा करना, तो साथ साथ अपनी विचारधारा, हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है, इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है। योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने यहां हिंदू युवा वाहिनी नाम का अपना एक समानांतर संगठन भी खड़ा कर रखा है। हिंदुत्व के अपने एजेंडे और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के बूते ही योगी आदित्यनाथ की छवि एक उग्र हिंदूवादी नेता के तौर पर बनी है। लेकिन इसके पीछे उनके राजनीतिक करियर में आए पड़ाव और विवाद भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और विकास को लेकर अपनी घोषित प्राथमिकताएं भी हैं। यही वजह है कि कई बार उनका अपनी ही पार्टी बीजेपी से टकराव हुआ है और पार्टी भी उन्हें बर्दाश्त करती नजर आई है। अपनी इस ताकत को समझते हैं, अपनी इस राजनीति को भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने पैरेलल संगठन भी खड़ा कर रखा है जो हिंदू है वाहिनी, तो उसकी कोई जरूरत नहीं हो, बीजेपी की राजनीति करते थे। चूंकि संगठन का विस्तार है, उसकी एक ताकत है और इन तमाम जिलों में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़ में वो संगठन बना हुआ है और जिताने हराने की उस चुनावी राजनीति में एक भूमिका उनकी रहती है, इसलिए पार्टी उनको बर्दाश्त करती है और उनको वो भी अपनी ताकत को जानते हुए पार्टी को अपने हिसाब से ब्लैकमेल भी कर लेते हैं। मैं आप सबके सामने आता हूं बंधु, 3 मौ से इस देश को खतरा है। एक मौ मनमोहन, दूसरा मौ मुलायम और तीसरा मौ मायावती। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के इलाकों में आज योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजता है। आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे बने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता? कैसे उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर की है अपनी राजनीति की ब्रांडिंग? ये पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए आदित्यनाथ कैसे बने योगी। हम लोगों के पास जो जानकारी है कि पौड़ी जनपद में उत्तराखंड के योगी जी का जन्म हुआ था और महाराज जी 5 जून 1972 आपकी जन्मतिथि है। वहाँ से बीएससी गढ़वाल विश्वविद्यालय से करने के बाद श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था, गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य बड़े महाराज जी उस आंदोलन के अगुवा थे। उसी दौरान योगी जी से उनकी भेंट हुई और 1993 में वे बड़े महाराज जी के कहने पर बड़े महाराज जी अपने साथ लेकर के उन्हें गोरक्षनाथ मंदिर में लेकर के आए। गोरखपुर का ये गोरखनाथ मठ सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को समझने के लिए इस गोरखनाथ मठ का इतिहास भी जानना जरूरी है। दरअसल 8वीं सदी में मत्स्येंद्रनाथ नाम के एक संत ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को पूरे देश में संगठित किया था। इस गोरखनाथ मंदिर और मठ की स्थापना भी गोरखनाथ ने ही की थी। ऐसा माना जाता है कि इसी मठ से पूरे देश में नाथ संप्रदाय का विस्तार हुआ। नाथ संप्रदाय को जाति प्रथा के खिलाफ एक बड़े सामाजिक आंदोलन के तौर पर भी पहचाना जाता है। यही वजह है कि सभी धर्मों के लोग नाथ संप्रदाय में योगी हुए हैं। जो हिंदू धर्म में जाति प्रथा आ गई थी और बहुत भारी पड़ रही थी, उसको इन्होंने एकदम सरे नौ से नकार दिया। और दूसरा यह है कि इनका कि भाई जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो जाएगी इसी जन्म में, और मोक्ष का जो कंसेप्ट है यानी हिंदू धर्म का, उसको हासिल करने के उद्देश्य से और उसका एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जाता था। गोरखनाथ मंदिर आज जिस शक्ल में नजर आता है उसका निर्माण महंत दिग्विजयनाथ ने करवाया था। इस गोरखनाथ मठ को केंद्र मानकर ही पूरे देश से नाथ पंथी यहां आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी 1 साल तक यहां नाथ पंथ की परंपरा के मुताबिक शिक्षा हासिल की है। 15 जनवरी 1994 को मठ के महंत अवैधनाथ ने उन्हें बाकायदा दीक्षित करके अपना शिष्य बना लिया और इस तरह 22 साल का नौजवान अजय सिंह विष्ट योगी आदित्यनाथ बन गया था। भारत के सामाजिक इतिहास में महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सामाजिक परिवर्तन के लिए यदि किसी 2 महापुरुषों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उसमें आदि शंकराचार्य थे और गुरु श्री गोरक्षनाथ जी थे। गोरक्षनाथ जी के उसी सामाजिक परिवर्तन और उसी आंदोलन की देन थी, धार्मिक सुधार की देन थी कि भारत का भक्तिकालीन आंदोलन उन्हीं के अभियानों पर, जिसमें सूर, तुलसी, कबीर आदि का पूरा अभ्युदय होता है।
योगी आदित्यनाथ जो हैं ये उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और ये वर्तमान जो महंत जी हैं अवैधनाथ जी उनके वारिस हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने खुद ही घोषित किया है। और वहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि वो इनके भांजे हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो लेकिन वारिस हैं और सारा काम अब ये देख रहे हैं। और ये आदित्यनाथ शुरू से नहीं थे, ये 1972 में ही जन्म हुआ था, कोई बहुत उम्र नहीं है, 42 साल के ही हैं। और ये अजय सिंह इनका नाम हुआ करता था और वहाँ से आके इनको अवैधनाथ जी ने ला के संस्कारित किया। योगी आदित्यनाथ योगी तो 1994 में बने, लेकिन राजनीति की दुनिया में उन्होंने अपना पहला कदम 4 साल बाद 1998 में रखा था। हालांकि गोरखनाथ मठ से निकलकर राजनीति में आने वाले आदित्यनाथ पहले योगी नहीं हैं। इस गोरखनाथ मठ का राजनीति का सिलसिला काफी पुराना है और यह उस वक्त शुरू हुआ था जब 1946 में महंत दिग्विजयनाथ ने गोरखनाथ मठ में हिंदू महासभा का अधिवेशन कराया था। महंत दिग्विजयनाथ पहली बार हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। पहली बार इलेक्शन वो 1967 में जीते, जब हिंदू रिवाइवलिज्म का गोरक्षा अभियान चल चुका था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफ़ी पावरफुल जनसंघ होता था, जनसंघ काफ़ी बड़ी संख्या में 98 सीटें लाए थे। उस दौर में जो लोकसभा का साथ साथ चुनाव हुआ था उसमें महंत दिग्विजयनाथ लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि ये जो गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मठ है, इसके जो तीनों ही व्यक्तियों को जिनको हम राजनीति में जानते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी और अभी वर्तमान जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका आरएसएस से कोई लेन देना नहीं है। ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू चेतना है, इनका अलग विचारधारा है। ये बीजेपी के साथ तो हैं, आरएसएस में नहीं है। तो इसलिए इनका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी की डिसिप्लिन में बहुत रहते रहे। गोरखनाथ मठ में राजनीति का यह सिलसिला 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। महंत दिग्विजयनाथ के बाद जब महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ के इंचार्ज बने तो वो भी हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतरते रहे। महंत अवैधनाथ ने 1986 में विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवाई भी की थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 के लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव जीतकर वो संसद भी पहुंचे थे। लेकिन बाद में महंत अवैधनाथ बीजेपी में शामिल हो गए। जब महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा और जिन परिवेश और जिन परिस्थितियों में जनसंघ की स्थापना होती है, वही परिवेश और वही परिस्थितियां गोरक्षपीठ को राजनीति की ओर ढकेलती हैं। और दिग्विजयनाथ जी महाराज जब राजनीति में आते हैं उसके बाद बड़े महाराज यानी गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज उनके उत्तराधिकारी के रूप में राजनीति में रहे। लेकिन 1980 से लेकर के 1989 तक ये 9 वर्षों का कालखंड है। जबकि फिर बड़े महाराज ने तय किया था, मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद उन्होंने सामाजिक अभियान की ओर पूर्णतः अपने को परिवर्तित किया और तय किया कि वो राजनीति में नहीं करेंगे। राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में जब महंत अवैधनाथ मैदान में उतरे तो पहली बार उनके चुनाव अभियान की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। लेकिन इसके 2 साल बाद ही जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने अपना वारिस घोषित करके योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। और फिर यहीं से आदित्यनाथ का योगी से राजयोगी बनने का सफर शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ साल 1998 में राजनीति के मैदान में उतरे थे, लेकिन फौरन ही सियासत की उन्होंने दूसरी राह भी पकड़ ली। हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाकर आदित्यनाथ ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी थी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कई विवादित बयान भी दिए
लेकिन हर नए विवाद के साथ उनकी राजनीतिक ताकत और ज्यादा बढ़ती गई। आप सब जितने भी यहाँ पर और व्यापारिक संगठन हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी से महानगर के अंदर, जिले के अंदर टेलीफोन के माध्यम से, अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से आप तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करें और यह भी घोषणा कर दें कि अगर इन सब घटनाओं में कार्रवाई नहीं होती है, राजकुमार अग्रणी के हत्यारों को, जिसमें 150 से 200 की संख्या होगी, कि हम गोरखपुर महानगर समेत गोरखपुर जनपद के अंदर कहीं भी ताजियां नहीं उठाने देंगे, कतई नहीं उठेंगी। और हम इन ताजियों के साथ ही अपनी होली भी मनाएंगे, अपनी होली का दहन इसी के साथ हम करेंगे और यहाँ हमारा अंतिम निर्णय होगा। योगी आदित्यनाथ अब महंत अवैधनाथ के वारिस बन चुके थे। मठ और उससे जुड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी संस्थाओं के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं के कंधों पर थी। 1999 में जब 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, तो इसके बाद से उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। लेकिन महाराजगंज जिले के पचरुखिया कांड में उन्हें पहली बार पूरे देश में चर्चा मिला दिया। समाजवादी पार्टी की तत्कालीन नेता तलत अजीज को आज भी 14 फरवरी 1999 का वो दिन याद आता है जब धर्मपुर में जेल भरो आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। ये गांव में जाकर के कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ लगा रहे थे, कुछ कब्जा करने की इनकी नियत थी, जो भी थी। और हम लोगों ने धरना दे दिया कि जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारी में जा रहे हैं, तो महाराजगंज वहाँ 14 किलोमीटर था दूर, तो यहीं पे हमारी गिरफ्तारी हो जाए। मेन रोड 2 किलोमीटर दूर पचरुखिया से जहाँ हम थे। इनको जब पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है, तो ये बजाय गोरखपुर जाने के, और वहाँ फोर्स लगी थी क्योंकि इन्होंने 4 दिन पहले से ही वहाँ बड़ा उन्माद भड़काया हुआ था। पीएसी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका प्रेजेंस था वहाँ पर, सीओ था। उसके बावजूद ये आके और ये इन्होंने गोली चलाई मेरे पर, और उस गोली के उसमें मेरा जो अंगरक्षक था उस वक्त, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, 26 साल का नौजवान लड़का, वो मारा गया। हेड इंजरी, इन्होंने मुंह पर गोली लगाई, उसकी चलाई। पचरुखिया फायरिंग कांड में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला आज भी अदालत में चल रहा है और इसके बाद से उनको लेकर शुरू हुआ विवादों और आरोपों का सिलसिला आज तक थमा नहीं है। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1999 के बाद से कोई उन्हें लोकसभा का चुनाव हरा नहीं सका। एक कायराना हमला, कायर जैसे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है, नहीं की जा सकती। पीछे से हमला, ये इस्लाम का सैद्धांतिक स्वरूप रहा है और इसका व्यवहारिक स्वरूप भी भारत ने 1300 वर्षों तक झेला है और लगातार आज भी झेल रहा है। घृणा प्रचार अभियान से अल्पसंख्यकों पर हमले, उनके खिलाफ लगातार बयान देने, और जो उनका संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, उनके द्वारा छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, विभाजन करने, इस प्रक्रिया जो वहाँ पर 1 दशक से चलाई गई, उसके चलते वहाँ के समाज में बंटवारा हुआ, बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, दर्जनों बार कर्फ्यू लगा गोरखपुर में और आसपास के ज़िलों में। तो जो ये घृणा प्रचार अभियान है उनका अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसके वजह से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल होते हैं, वही उनके जीत का सबसे बड़ा आधार है। भारत माता की, भारत माता की, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भारत की धरती पर भारत माता की जय जयकार करने में जिसे संकोच होता हो, को भारत की धरती पर रहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। कोई भी भारत माता से बड़ा नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दबंग राजनेता के तौर पर पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ पर अपनी तल्ख बयानी से सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी कोई नई बात नहीं है। वो अपने भाषणों में खुलेआम मुसलमानों को लेकर तीखे हमले बोलते रहे, लेकिन उनके समर्थकों के
इस बारे में अपने तर्क भी। नाथ परंपरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम योगियों की संख्या रही है। बड़ी परंपरा में मुस्लिम नाथ योगी रहे हैं। नाथ पंथ ने कभी जाति पाति पर नहीं माना, कभी उसने पंथ संप्रदाय को नहीं माना। नाथ पंथ की उस परंपरा को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो मुस्लिम होने के आधार पर किसी का तुष्टिकरण नहीं करते, लेकिन कोई मुस्लिम अगर पीड़ित है, उसकी अपनी समस्याएं हैं और वो गोरक्षनाथ मंदिर में आता है तो उसकी समस्या का हल होता है। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के मेले में अधिकतम दुकानें मुसलमानों की भी होती हैं। तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो आक्रामक तेवर दिखाए, उसको लेकर भी राजनीतिक माहौल गर्म रहा है। पिछले दिनों एक सभा में उनके दिए गए भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते नजर आए कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति एक हिंदू लड़की को ले जाएगा तो बदले में हम 100 मुसलमान लड़कियों को ले जाएंगे। अगर वो एक को कर रहे हैं, आप भी बनाइए, आप भी 100 लोगों को बना दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो आप तो बात स्वीकार कर रहे हैं, फिर कट कॉपी पेस्ट की कहां बात आ रही है? आपने कह तो रहा हूं, अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है, हम स्वीकार करने को तैयार हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। देखिए, तो सौहार्द की बात है। अगर कोई आना चाहता है उसको स्वीकार करिए। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि अनावश्यक रूप से इस प्रकार के उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अगर हिंदू लड़की चली गई तो ठीक, और मुस्लिम लड़की आ गई तो बुरा। बुरा कैसे मान लेंगे इसको आप? दोनों को आप स्वीकार करिए। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तल्ख तेवरों के चलते उनकी छवि एक उग्र हिंदूवादी नेता की बनी है, लेकिन उनकी इस छवि के पीछे 1998 से लेकर 2014 तक उनके राजनीतिक करियर में आए कुछ विवाद भी जिम्मेदार रहे हैं। साल 2007 में गोरखपुर में हुई सांप्रदायिक झड़प की कुछ घटनाओं के बाद जब राज्य सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तब भी पूरे प्रदेश में इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई थी। गोरखपुर में एक युवक की हत्या के विरोध में धरना देने निकले बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को 29 जनवरी 2007 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद माहौल कुछ ऐसा बिगड़ा कि पुलिस को गोरखपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की ये गिरफ्तारी दंगा भड़काने के आरोप में हुई थी और उन्हें 10 दिन जेल की सलाखों के पीछे भी गुजारने पड़े थे। इस घटना के चश्मदीद और शिकायतकर्ता परवेज परवास की जुबानी सुनिए आगे की ये कहानी। उसी दिन हम स्टेशन से 27 जनवरी 2007 की रात में वापस आ रहे थे गोरखपुर, तो वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे शहर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था। एक हत्या हो चुकी थी और महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे स्टेशन रोड पर ये भाषण कर रहे थे कि अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो अब हम FIR नहीं लिखाएंगे, बल्कि चुन चुन कर 20 लोगों की हत्या करवाएंगे। माननीय सांसद जी बोल रहे थे कि नहीं उठेगी कोई ताजिया इस शहर और इस जनपद से, अगर ताजिया उठी तो उन ताजियों से हम अपनी होली भी मनाएंगे। फिर वहाँ आगजनी भी हुई, लूटपाट भी हुई, जुलूस निकला, उसमें नारे लगाए गए कि जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। हमको लगा ये कि अब तो हमने उसकी तहरीर इंस्पेक्टर कैंट को दिया कि साहब इस मामले में एक FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। लेकिन कौन योगी जी के खिलाफ FIR दर्ज करता है? इंस्पेक्टर की हैसियत नहीं थी, नहीं दर्ज हुआ। फिर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क किया, नहीं दर्ज हुआ, हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। 2007 के इस मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कत्ल, भड़काऊ भाषण देने और उन्माद फैलाने की धाराओं 302, 153A, 153B, 295, 295B, 147, 143, 427, 452 के तहत कैंट थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले की जांच CID को भी सौंपी गई और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिलहाल इस मामले की जांच अभी जारी है। 2007 का यह अकेला मामला है जब बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया था। यहां तक कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उनके गोरखपुर मठ से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस वक्त यह मामला संसद में भी गूंजा था। उस समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है,
मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सभा की सभा हो रही थी, उसमें काफिला चला था और एक हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की मौत हुई थी, उसमें वो मुकदमा है, अभी भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। और गोरखपुर में भी एक इनके काफिले से फायरिंग हुई थी जिसमें एक सरकारी गनर मारा गया था, उसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, तो अभी भी चल रहा है। फिर गोरखपुर में मजार को जलाने और आगजनी की घटनाओं में भी और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और भाषण देने, आपत्तिजनक भाषण देने का भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उनके संगठन के लोगों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। 2007 में इसीलिए उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो कई मामले तो दर्ज ही नहीं हुए, इतने दबाव, राजनीतिक दबाव से। और कुछ उत्तर प्रदेश की जो सरकारें रही हैं, चाहे कल्याण सिंह की सरकार के समय कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें इन्होंने दबाया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। साल 2004 और 2007 के इन बड़ी घटनाओं के बाद से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और विकास के अपने एजेंडे के सहारे अपना वोट बैंक मजबूत करते चले गए। गुजरते वक्त के साथ उनकी छवि बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनती गई जो अपने काम में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करते थे, फिर चाहे वो खुद उनकी अपनी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। हिंदू या वाहिनी जो उनका संगठन है, जिसके वो संरक्षक हैं, हालांकि उसको वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन नहीं है, बल्कि एक बहुत उनका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्पसंख्यकों पर हमले करने के लिए कुख्यात है। उनका संगठन भाजपा से काफ़ी झगड़े भी इतिहास में होते रहे हैं। वो कई बार संगठन अपने लोगों को जो टिकट दिला पाने में असफल रहे हैं, तो उस पार्टी के खिलाफ ही अपने उम्मीदवारों को भी लड़ाते रहे। मनमानी का जो अस्थायी भाव है योगी आदित्यनाथ का, मुझे लगता है वो पर्सनालिटी में उनको है, लेकिन चूंकि वो बेईमानी पर्सनल लेवल पर नहीं करते, और गोरखपुर में जो उनका रेपुटेशन है कि चिकित्सा में, शिक्षा में, मजलूम लोगों की परेशानियों को दूर करने में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनका एडेड एडवांटेज हैं। तो वो जो उनके साथ है वो तो टोटल उनके साथ है, लेकिन जो नहीं है उसको दुरुस्त करने की जो क्षमता है, तो उसमें सबसे बड़े टारगेट तो मुसलमान ही होते हैं। तो मुसलमानों में आतंक का वो पर्याय बन चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सियासत का एक और पहलू है। 1996 में 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले आदित्यनाथ के करीबियों का दावा है कि उनमें पहला वाला जोश और जुनून आज भी कायम है। वो सुबह 3 बजे जागते हैं और फिर रात 11 बजे तक उनकी जन सेवा का सिलसिला चलता रहता है। 5:30 बजे वो नीचे एक बार मंदिर में उतरते हैं। मंदिर का पूरा परिसर, जितना विस्तृत परिसर है, करीब 1 घंटा वो मंदिर की व्यवस्था की दृष्टि से टहलते भी हैं, मंदिर की व्यवस्था का निरीक्षण भी करते हैं। फिर वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद तैयार होकर के फिर 8 बजे के आसपास नीचे उतरते हैं। फिर भक्तों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ, सबके साथ उनकी भेंट मुलाकात होती है। जब तक आए हुआ एक भी भक्त की समस्या रह जाती है तब तक वो नीचे रहते हैं। फिर 15-20 मिनट के लिए वे 10:30 पौने 11 में जलपान के लिए जाते हैं नीचे, और इसके पश्चात आकर के वे क्षेत्र में निकलते हैं। कभी कभी तो दोपहर में लौटते हैं, नहीं तो वो शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक लौटते हैं। इसके बाद उनकी 9 बजे रात से शुरू होती है अपने विविध जो उनके जिम्मे सामाजिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, चिकित्सा संस्थाएं, उन संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बातचीत, उनके साथ उनकी दूसरे दिन की समस्याएं, उनका निरादान, और रात के 11 बजे तक तो उनकी ये दिनचर्या चलती रहती है। अब इस तरह का जीवन अगर किसी का है तो स्वाभाविक रूप से यह जीवन योगी का जीवन है। गोरखपुर शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के करीब 5 जिले से भी यहां लोग इलाज कराने और पढ़ाई करने के मकसद से आते हैं। लेकिन इन 19 जिलों के लिए गोरखपुर में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। दिमागी बुखार से यहां हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। गन्ने की फसल के लिए मशहूर इस इलाके की ज्यादातर चीनी मिलें आज बंद पड़ी हैं। इस पूरे इलाके में बाढ़ से तबाही का एक बड़ा मुद्दा सामने आता रहा है।
शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ताहाल है और यहां जल भराव एक बड़ी समस्या है। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये समस्याएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, जिनके निदान का आज भी लोगों को इंतजार है। गोरखपुर में एम्स की स्थापना, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना, गोरखपुर में महानगर के अंदर सीवेज ड्रेनेज की समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था उस स्वीकृत हुआ है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का पूर्ण उन्मूलन हो, जिससे यहाँ का किसान जो बदहाल हुआ है, चीनी मिलों के बंद होने से उसके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हुई है, उसके आर्थिक उन्नयन के लिए हम लोग ठोस योजना तैयार कर सकें, इस पर कार्य करेंगे। पूर्वांचल का ये पूरा इलाका जो योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, इस इलाके में करीब 15 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहीं से 42 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं। इस पूरे इलाके में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रभाव तो माना ही जाता है, लेकिन वो कभी भी बड़ी तादाद में अपनी पार्टी के विधायकों को जिताकर लखनऊ नहीं भेज सके हैं। हालांकि खुद गोरखपुर की लोकसभा सीट पर वो अभी भी अजेय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 27 जिलों में फैले हिंदू युवा वाहिनी जैसे अपने समानांतर संगठन के चलते भी वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश में एक ऐसे बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं जिनका हर चुनाव में जीत के साथ साथ अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें प्रदेश में अपना स्टार प्रचारक बनाकर मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ अपना बड़ा दांव चल दिया है।